तो बच्चों कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान में एक प्रश्न हर साल पूछा जाता है कि जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक संक्षिप्त लेख लिखिए, या रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं, या ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, 2 कारण लिखिए, या जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ इसके बारे में बताइए। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो लास्ट है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ और कैसे हुआ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जर्मनी के लोगों में प्रबल राष्ट्रवादी भावनाएं उत्पन्न हो गई थीं। इन राष्ट्रवादी लोगों ने सन 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से शासित राज्य या राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस, इन 3 मुद्दों पर प्रसा की जीत होती है और जर्मनी के एकीकरण का प्रक्रिया संपन्न होता है। तो जनवरी सन 1871 ईस्वी में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट बनाया जाता है। ये तो रहा जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। अब देखते हैं कि आगे क्या है। तो आते हैं डिटेल में कि जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है, किस प्रकार होता है। 18वीं शताब्दी में संपूर्ण यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना का विकास तेजी से हो रहा था और इसी राष्ट्रवाद की भावना ने आगे चलकर होने वाली क्रांतियों की शक्ति प्रदान की। अन्य देशों की तरह ही जर्मनी के एकीकरण का श्रेय भी नेपोलियन को ही जाता है, क्योंकि वास्तविक रूप से नेपोलियन का सबसे ज़्यादा दबाव जर्मनी ने ही महसूस किया था। फ्रांसीसी क्रांति से पहले जर्मनी लगभग 300 छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जिसे नेपोलियन ने बाद में 39 राज्यों का एक संघ बना दिया, जिसे राइनलैंड या राइन संघ कहा जाता था। नेपोलियन के इस संघ ने कई भागों में खंडित जर्मनी को एकीकरण की भावना प्रदान की। जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत प्रसिया, जिसे हम प्रसा भी कहते हैं, ने किया था। जर्मनी के एकीकरण का श्रेय बिस्मार्क को जाता है। ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का पितामह भी कहा जाता है या जनक भी कहा जाता है। जर्मनी पर फ्रांस की क्रांति तथा नेपोलियन का प्रभाव था। नेपोलियन के पतन के पश्चात वियना कांग्रेस ने अपने लाभ व उद्देश्यों की पूर्ति में कोई कसर नहीं छोड़ा था, क्योंकि वियना कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि कभी भी जर्मनी का एकीकरण हो। वो चाहती थी कि 39 राज्यों को एक संघ बना करके इसको रखा जाए, क्योंकि यदि यूरोप में जर्मनी का एकीकरण होता है तो असंतुलन पैदा हो जाएगा। शक्ति का असंतुलन होने का मतलब है कि जो उसमें ऑस्ट्रिया, फ्रांस, डेनमार्क आदि लोगों के पास जो शक्तियाँ प्रदान थी वह उसमें कमी हो जाएगी। इसलिए वियना कांग्रेस के जो भी सदस्य थे वे नहीं चाहते थे कि वियना कांग्रेस के बाद जर्मनी का एकीकरण हो। तो वियना कांग्रेस ने अपने लाभ व उद्देश्यों की पूर्ति में कोई कसर नहीं छोड़ा और इसीलिए वियना कांग्रेस ने जर्मनी के एकीकरण का विरोध किया था। तो वियना कांग्रेस ने जर्मनी के एकीकरण का पूर्णतः विरोध किया। जर्मनी के एकीकरण का विरोध करते हुए वियना कांग्रेस ने उसे एक शक्तिहीन संघ राज्य के रूप में ऑस्ट्रिया के प्रभाव में रख दिया था और ऑस्ट्रिया को इस संघ का अध्यक्ष बना दिया था। तो जर्मनी के जो 39 राज्य थे, जिसको नेपोलियन बोनापार्ट ने 300 राज्यों से घटा करके 39 कर दिया था, उसको जो है वियना कांग्रेस ने एक अलग ही संघ बनाया और उस संघ का मुखिया जो है ऑस्ट्रिया को बना दिया। उस समय ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे वो मेटरनिख हुआ करते थे। इसके साथ ही जर्मनी के अंतर्गत किसी भी शासक को सम्राट का पद नहीं दिया गया और जर्मनी को कोई ऐसी केंद्रीय व्यवस्था नहीं दी गई जिससे वह राज्य पर नियंत्रण रख पाती।
इन सब कारणों को देखें तो पता चलता है कि वियना कांग्रेस यह नहीं चाहती थी कि जर्मनी का एकीकरण हो। तो यहाँ पर इस मैप में जर्मनी के उत्तरी भाग में प्रसिया या जिसे प्रसा, सेक्शनी, पीटमान और दक्षिणी भाग में बवेरिया, बाडेन आदि के राज्य थे या गुटमबर्ग के जो थे ये सभी दक्षिणी भाग में थे। और बीच वाला भाग जो है राइनलैंड कहलाता था। इस मैप में भी देखिए बाडेन जो है दाहिने यानी कि दक्षिणी में है, सैक्सनी, प्रशिया ये सभी उत्तरी भाग में है, फ्रैंकफर्ट जो है उत्तरी क्षेत्र का है और बीच वाला क्षेत्र जो है राइन संघ या राइनलैंड कहलाता था। जर्मनी के उत्तरी भाग में प्रशिया अर्थात प्रसा, सैक्सनी, हनोवर, फ्रैंकफर्ट के राज्य आते थे और मध्य भाग में राइनलैंड आता था या जिसे राइन संघ भी कहते हैं। दक्षिणी भाग में गुटेमबर्ग, बादेन आदि के राज्य आते थे। 19वीं शताब्दी में जर्मनी के जेना विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने संघ बनाकर, विश्वविद्यालय का नाम क्या है? जेना विश्वविद्यालय। यहाँ के विद्यार्थियों ने संघ बनाकर ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख की नीतियों का विरोध किया था। अब मेटरनिख जो थे वह क्रांति का विरोध करते थे क्योंकि मेटरनिख जो है कुलीन परिवार के थे। जब फ्रांस में नेपोलियन का वर्चस्व आया तो इनको घर बार त्याग करके वहाँ से भागना पड़ा। अब जा करके ऑस्ट्रिया में इन्होंने शरण लिया। जब इन्होंने ऑस्ट्रिया में वहाँ का चांसलर बने तो इन्होंने क्रांति का बहुत ही पुरजोर विरोध किया। ये नहीं चाहते थे किसी देश में क्रांति आए क्योंकि क्रांति से सभी राज्यों में उथल पुथल हो जाता है। जो कुलीन वर्ग होते थे उनको भी काफ़ी हानियों का सामना करना पड़ता था। तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख की नीतियों का विरोध किसने किया? ये किया था जेना विश्वविद्यालय के छात्रों ने और इन्होंने संघ बना करके इसका विरोध किया था। इस संघ का उद्देश्य जर्मनी का एकीकरण था। जर्मनी के कई सारे लेखकों, विद्वानों ने भी राष्ट्रवाद की भावना के बीज जर्मनी में बोने शुरू कर दिए थे। इन विद्वानों में हीगल, नोवार्कस प्रमुख थे। आगे है, जर्मनी के एकीकरण में आर्थिक संसाधनों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। इनमें से सबसे बड़ा कारण था जालवरीन। जालवरीन जो है एक महत्वपूर्ण जो है सीमा शुल्क था। इसके बारे में देखते हैं। दरअसल जालवरीन एक प्रकार का सीमा शुल्क संघ था जो कि अर्थशास्त्री फ्रेडरिक लिस्ट की विचारधारा पर आधारित था। फ्रेडरिक लिस्ट का मानना था कि राज्य आपस में बिना सीमा शुल्क के व्यापार आयात निर्यात करें तो व्यापार में वृद्धि के साथ उनमें एकता की भी भावना बढ़ेगी और उन्हें आर्थिक एकता की अनुभूति भी होगी। इसलिए उन्होंने जालवरीन नामक एक सीमा शुल्क संघ बनाया था। धीरे धीरे सभी छोटे राज्य जालवरीन संघ के सदस्य हो गए और आपस में बिना सीमा शुल्क के आयात निर्यात करने लगे। जर्मनी की जनता ने प्रसा के नेतृत्व में जर्मनी को एक करने का निश्चय किया क्योंकि जर्मनी में 39 राज्यों में सबसे बड़ा अगर राज्य था तो वह था प्रसिया, जिसे प्रसा कहते हैं। तो जर्मनी की जनता ने प्रसिया के नियंत्रण में, प्रसा के नियंत्रण में अपने देश का एकीकरण करने का नेतृत्व सौंपा। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क, जो प्रसा का चांसलर था, प्रसा का चांसलर बिस्मार्क था, जो उस समय जर्मनी का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। यह उत्तरी इलाके में है और जर्मनी के एकीकरण में उसकी रक्त और लौह की नीति में बहुत ही असर दिखा। तो बिस्मार्क जो थे उनका मानना था कि सभी राज्यों को एक करने में बातचीत या फिर समझौते से कुछ हल नहीं निकलेगा, क्योंकि कोई भी एकीकरण हो या कोई भी संधि हो या किसी देश को एग्जिट करना हो तो वहाँ पर वो रक्त मांगती है। यानी बिना संघर्ष, बिना रक्त के जर्मनी का एकीकरण नहीं हो सकता, ये मानना था बिस्मार्क का।
जो प्रसा के चांसलर थे। तो लौह और रक्त की नीति ने यह बहुत ही असर दिखाया और इस प्रकार जो है जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि वो क्वेश्चन क्या था। तो क्वेश्चन है रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं। तो लौह और रक्त की नीति ऑटो वन बिस्मार्क ने चलाया था। बिस्मार्क का मानना था कि किसी यानी जर्मनी के एकीकरण में जब तक खून, संघर्ष या सैनिक संघर्ष नहीं होगा तब तक हमें एकजुटता नहीं मिलेगी, एकीकरण नहीं होगा। इसे ही बिस्मार्क का लौह और रक्त नीति कहा जाता है। आगे है ऑटो वन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है। 2 कारण लिखिए। तो पहला कारण ये है कि ऑटो वन बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति का पालन किया। इनका मानना था कि बिना सैनिक संघर्ष या फिर युद्ध के कोई भी एकीकरण संभव नहीं हो सकता। तो जो कि जर्मनी जो ऑटो वन बिस्मार्क हैं वो प्रसा के चांसलर थे। इनके पास जो सैनिक थे वो काफ़ी सशक्त थे। इनका मानना था कि यदि हमें ऑस्ट्रिया को जर्मनी से बाहर निकालना है तो हमें युद्ध करना पड़ेगा और इन्होंने ऐसा ही किया। तो एक तो कारण यह है कि इन्होंने रक्त और लौह की नीति का पालन किया। दूसरा, इन्होंने ऑस्ट्रिया को एकांकी करने के लिए यानी कि ऑस्ट्रिया को अलग थलग करने के लिए इन्होंने रूस से समझौता किया, फ्रांस से समझौता किया। इन सभी के समझौते के तहत जब युद्ध हुआ तो उस समय ऑस्ट्रिया का साथ देने वाला कोई नहीं था, जिसके कारण से जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। तो 2 कारण हो गए। और जर्मनी के एकीकरण जब संपन्न हुआ जनवरी 1871 में, उस समय वर्साय के समारोह में प्रसा का राजा जो विलियम प्रथम है उसको जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया और इस प्रकार जो है जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। धन्यवाद।